Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, friends, we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. Well, you may call us on the numbers 2331 4444 or 2371 7106 or 2371-7117. And if you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 before these numbers. Well, I'm Lalema Aneja Dang, and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, अर्थनीति और शेयर बाजार से जुड़ी हुई ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आज सोमवार है और आज के दिन अपने कार्यक्रम में हम आपको करते हैं आमंत्रित पूछने के लिए सवाल। आप भी आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़ी हुई किसी भी विषय पर अपने सवालों को रख सकते हैं। हम बस ये बताना चाहेंगे कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में आपको जानकारी नहीं दे पाएंगे। हमारी सीमाओं का ध्यान रखते हुए आप हमसे बात करने के लिए डायल कर सकते हैं 23314444, 23717106 या फिर 23717117। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। डॉक्टर यामिनी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं लालिमा अनेजा डैंग। Thank you, Manoj. Yes, we start with the headlines. Will global stocks log gains as recent strong corporate earnings and hopes of a COVID-19 vaccine bolstered investor sentiment, and oil prices climb amid signs of economic recovery in China and Japan. कोविड-19 का टीका आने की उम्मीद और कंपनियों की आमदनी संबंधी मजबूत आंकड़ों से वैश्विक बाजारों में आज दिखी तेजी, और चीन तथा जापान में आर्थिक विकास की पुनर्बहाली के संकेतों से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी। घरेलू शेयर बाजार और सराफा बाजार आज त्योहार के उपलक्ष्य में बंद रहे हैं। नजर डालें एशिया और यूरोप के शेयर बाजारों पर, जहां समाचार तैयार किए जाने तक तेजी दिखी है। कई स्थानों पर चीन और जापान में आर्थिक प्रगति पटरी पर वापस लौटने संबंधी संकेत आए हैं, जिसका एशियाई बाजार में आज काफी अच्छा असर पड़ा। निवेशकों ने जोरदार लिवाली की, प्रमुख सूचकांक नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। गौरतलब है कि इन दिनों कंपनियों ने अपनी आमदनी संबंधी मजबूत परिणाम दर्शाए हैं। इसके अलावा कोविड-19 का टीका विकसित होने की उम्मीदें काफी स्थानों से आ रही हैं, जिसका निवेशकों पर अनुकूल असर पड़ा है। बाजार में उत्साह है और ये उत्साह जापान में और दक्षिण कोरिया में खास तौर से दिखा। निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से जापान का निक्केई 225 सूचकांक और दक्षिण कोरिया का कोस्पी दोनों लगभग 2% उछाल के साथ बंद हुए। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 1.4% की वृद्धि हुई। उधर चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1.1% लाभ के साथ बंद हुआ। यूरोपीय बाजारों पर ध्यान दें तो समाचार तैयार किए जाने तक मजबूती बनी हुई थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में जर्मनी का डेक्स 0.5% ऊपर चल रहा था। लंदन का फुट्सी 100 0.7% बढ़त में था। उधर फ्रांस का कैक 40 1.2% लाभ के साथ कारोबार कर रहा था। And now we are joined by Amin Khan from Delhi. जी अमीन, हेलो। जी नमस्कार। नमस्कार। जी सवाल पूछिए। जी मैं एक दृष्टिबाधित व्यक्ति हूँ और मेरा सवाल ये है कि कई बार ये सवाल मैंने पूछा, लेकिन मुझे जो है इसका कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला है। मैं जानना चाहता कि ब्लाइंड लोगों को जो एटीएम है बैंक जो इश्यू करता है, रिजर्व बैंक के जबकि ऑर्डर्स है, निर्देश है कि इश्यू करना है, लेकिन फिर भी वो क्यों नहीं करते? जी क्या चीज इशू नहीं करते? हेलो या वो क्या चीज इशू नहीं करते? एटीएम की बात कर रहे थे। एटीएम जी एटीएम में सुविधा है, पर कोई स्पेसिफिक सुविधा नहीं है जो मेरे ख्याल से वो ब्लाइंड्स के लिए कह रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ में आया उनका सवाल किस उस पे था, संदर्भ में।
And Yamini, we are still in the midst of festivities today. Bhai Dooj, Diwali just got over. We see that there has been a 40% increase in sales in general. Can we say now can we go gung-ho about and say that, well, we are back, the economy is on track? Can we say that now? Well, we can say yes, the recovery process is very well off. But again, we'll have to wait for the vaccine to come in, and because the rising numbers in the COVID continue to remain as one of the concerns. We really hope that the vaccine resolves the entire problem, and by next winter we are sure that we'll be fully normal. But Dr. Yamini, we talk about vaccine, but why do we not see the figure, or maybe the economists are not seeing, or the public is not seeing, that there is 93% recovery? So is it still cause for alarm? Because we don't talk about the recovery cases, and we talk about the vaccine coming in and people getting affected with COVID. The fact that the recovery rate is good makes people less concerned about it, but not the fact that, it takes away the fear of doing the activities normally as they do. Like, let's say if you go to a mall or you go to a market or you see the traffic, you don't see the same levels coming back because there is COVID which is there. With the vaccine or with the particular immunization which possibly can be done, that fear would go and people would come back to their normal lives and normal activities. So that is why, people don't want to be infected with COVID, because if they get infected, the others would also get infected, and that scenario is not very good for anybody. So taking into consideration the safety measures, people are still not moving to the same level of workings that are there, and which stops the entire cycle of recovery, which should boost the growth in the economy like the way we were previous to that. And I think also COVID would affect a lot of loss of manpower, man-hours also, isn't it? Yes, because a lot of people traveled back, and a lot of people are not able to join back work and are not able to function the way they were functioning earlier. So again, the overall cycle of the economic activities is not taking place. Consumption is restricted. People are banking on their savings. Incomes, the companies have restricted. Hikes are only in a few companies, which can be seen in some IT companies or others. But others, again, hikes are either not there, or there have been cuts, or even layoffs are there. So that makes a lot of situation difficult in the present scenario. आइए चलें चेन्नई से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर विजय कुमार। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछे। Thank you very much. Good evening, Lalima, Manoj, and Yamini ji. My question is, on Diwali day before yesterday, the markets closed higher. The green tick was there. And today being a holiday, tomorrow markets will open. But can somebody said no, that on the Diwali day trading is just symbolic, and the markets may or may not open with the same opening tomorrow. Please clarify on that. And related question is whether the NAV of mutual funds will go up because of the uptick or the green signal in the market on Diwali day, or is it symbolic and it will go back to last week's closing and for NAV or mutual funds? Two parts I have asked. Thank you, Dr. Yamini. The first question is, usually Diwali trading is more or less symbolic, and it has been positive, which does indicate that there is overall optimism in the market. Indicative of a lot of factors. One, the U.S. elections getting over, a new administration coming in place, COVID-19 vaccine coming in, a better perspective. Many companies saying that they'll bring it out. Some research organizations in India also saying that they may make it available free of cost. Also, then the corporate earnings have had a better influence over the stock markets. The overall economic recovery is showing positive signs. Let's say the oil prices are also an indicator of a positive sign. So there has been an increase in the Diwali, which is obviously there. So the optimism will continue, but people would be cautious. So one cannot really rule out the fact that people may book profits. So tomorrow morning it can be lower also, and possibly it may be at this stable level also. But I don't see too much of a peak or a too low pricing. But yes, profit booking can take place in a few days. आइए श्रोताओं, एक यहाँ हमें विराम लेना पड़ेगा। विराम के बाद हम फिर से हाजिर होंगे आपके पास लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र। बने रहिए हमारे साथ।
बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पैसा पैसा जोड़ के बन जाए रुपया। सिंपल है छोटे कि इन्वेस्टमेंट थोड़े से पैसों से भी शुरू हो सकता है भैया। ओहो तो ये बात है। हाँ छोटे, आज थोड़े से पैसों को सही जगह लगाएंगे तो कल जरूरत के वक्त पर वही काम आएंगे। बड़े भैया छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Well, welcome back. We are now joined online by Manohar Paswan from Delhi. जी मनोहर जी सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार जी, सवाल आपका। मैडम जी मैं ब्लाइंड पर्सन हूँ। मैं मनोहर पासवान बोल रहा हूँ। जी जी। मैडम जी मेरे जो है ये SBI बैंक का खाता है। हेलो। हाँ जी। SBI बैंक में खाता है मेरे आजादपुर में। जी सवाल मैं मैडम जी पहले तो कई बार मुझे चक्कर कटवाया गया है ATM के लिए। ठीक है। जब लास्ट में बोला जो ATM मैं फॉर्म भर के दिया हूँ, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, ATM मेरे पास नहीं आ रहा है। तो फिर उन्होंने क्या कहते हैं जो ATM आपको ब्लाइंड के नाम पर इशू नहीं होगा। तो ऐसा क्यों मैडम जी, ब्लाइंड के नाम पर इशू नहीं क्यों होगा? मैंने ब्लाइंड तो ATM चला सकते हैं आराम से। जी जी, मुझे इसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। ATM कार्ड जो भी खाता धारक होते हैं उन तक इशू होना चाहिए। हो सकता है कि क्योंकि ATM पिन्स वो नहीं यूज कर पा रहे हों और जो ATM नंबर्स हैं वो किसी के बिना इस्तेमाल ना कर पाते हों, इसलिए ATM कार्ड इशू ना ही किया गया हो। पर मैं इसके बारे में जानकारी जान करके फिर आपको बेहतर बता पाऊंगी। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। Employees Provident Fund Organization has facilitated multiple options for EPS pensioners to submit their Digital Life Certificate, DLC, close to their home or at their doorstep owing to the pandemic. Jeevan Praman Patra, JPP, submitted through all these modes or agencies are equally valid. In addition to the 135 regional offices and 117 district offices of EPFO, EPS pensioners can now submit DLC at pension disbursing bank, branch and nearest post offices. DLC can also be submitted at nationwide network of over 3.65 lakh common services centers. Apart from this, EPS pensioners can also submit DLC using the Umang app. Recently, India Post Payments Bank has launched the Doorstep Digital Life Certificate service for pensioners. EPS pensioners can now submit online request for availing Doorstep DLC service on payment of a nominal fee. A postman from the nearest post office will visit a pensioner and complete the process of generating DLC at the home of the pensioner only. As per fresh guidelines, EPS pensioners can now submit DLC at any time during the year as per their convenience. The life certificate will remain valid for 1 year from the date of submission of DLC. The pensioners who have been issued pension payment order in 2020 need not upload JPP till the completion of 1 year. नोएडा से हमारे साथ इस बीच आ जुड़े हैं हमारे नियमित श्रोता SPS जैन। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ नमस्कार जी, मैडम जी को भी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा सवाल यह है कि आजकल इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट पिछले 20 साल के लोएस्ट मिनिमम लेवल पर हैं फ्रॉम FDRs एंड सेविंग्स भी। तो ये इंटरेस्ट रेट इन जनरल फ्रॉम ऑल द बैंक्स आर ऑफ द सेम लेवल। तो ये इकोनॉमी के लेवल किस फैक्टर से डिपेंडेंट है और क्या उम्मीद है कि अगले 4-5 साल में वी विल सी दीज रेट्स अगेन गोइंग बैक टू 8 और 10%? जी, जो ज्यादातर इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो रेपो रेट्स पे निर्भर करते हैं। जो RBI रेपो रेट्स डिटरमिन करती है उस पे इंटरेस्ट रेट्स भी डिटरमिन होते हैं। और क्योंकि अभी इकोनॉमी बहुत अच्छा नहीं कर रही है तो रेपो रेट्स को काफी लो पे रखा गया है, जिसके तहत जो आपके सेविंग्स रेट्स हैं वो भी और FDR रेट्स भी कम है। कोशिश की जा रही है कि ये जो रेट्स हैं वो जो लेंडर्स हैं उनके लिए कम किए जाएं। इसलिए जो है क्योंकि उन्हें लेंडर्स पे कम करने होते हैं, इसलिए डिपॉजिट्स पे भी रेट्स कम कर देते हैं बैंक, ताकि जो उनकी डिपॉजिट पे करना है और लेंडिंग पे जो उन पे रिसीव है उन पे उनको प्रॉफिट मिल सके। Yamini, is it true that when you see the global scenario, the interest on FDs is much higher than other countries in our country? Is that true? It is true. The FDRs as well as the overall banking saving rates are higher than most of the other countries.
One of the reasons is primarily because the banks need more deposits, and we still have more of a cash economy where people don't want to keep money with the banks, and the banking transactions are also at a low level. Also, it has been seen that the banks need to attract a lot of customers through FDRs and others. So that is one of the reasons why the rates are higher. यामिनी जी, जो वर्तमान स्थितियां हैं उसमें कह लें कि एक और बैंकों में जमा धन पर जिसकी प्रवृत्ति रही है भारतीय लोगों में कि अपना पैसा बैंक में सुरक्षित रखें, चाहे वो सामान्य जमा हो या एफडी के रूप में हो, उसमें जब कह लें कि उतना लाभ नहीं मिल रहा तो उनके पास क्या विकल्प बन जाते हैं ताकि जो महंगाई जैसे बढ़ रही है लगातार उसका ध्यान रखते हुए उन्हें अपने निवेश पर समुचित लाभ मिल सके? क्या उनके पास विकल्प बन सकता है बेहतर? जी, अगर मार्केट्स बहुत ज्यादा जैसे एफडीज में रेट्स बहुत अच्छे नहीं मिल रहे तो स्टॉक मार्केट्स में म्यूचुअल फंड्स के द्वारा निवेश किया जा सकता है। एक तरीके से कोशिश की जाती है जब मार्केट रेट्स कम होते हैं तो जो बुलियन मार्केट्स हैं अभी तो बहुत हाई हैं उनमें ना निवेश किया जाए, पर रियल एस्टेट मार्केट जिनके अंदर लो रेट्स हैं वहां पे भी निवेश किया जा सकता है। पर एफडी के जो रेट्स हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म पे लो नहीं रहते, तो इसलिए निवेश का जो पोर्टफोलियो है उसे इतना फास्ट चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो रेट्स हैं वो 1 साल के अंदर अंदर बदलेंगे और उसके तहत उनको फायदा बाद में मिल जाएगा, क्योंकि एक सिक्योर और सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। इसलिए इसका एग्जैक्ट ऑल्टरनेटिव आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स में या पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में मिल जाते हैं। राइट, वी आर नाउ जॉइन्ड बाय मुश्ताक फ्रॉम कोलकाता। जी मुश्ताक, हेलो। जी सवाल पूछिए। अच्छा, हैप्पी दिवाली एंड गुड इवनिंग। थैंक यू। मैं वो 100.1 FM गोल्ड कोलकाता में नहीं पकड़ रहा, लाइन मत काटिएगा। मेरा सवाल यह है कि सोना का दाम किस तरफ जाएगा अब, और शेयर मार्केट में क्या करेक्शन आएगी? लाइन मत काटिएगा। जी, सोने का दाम जब तक कोविड वैक्सीन नहीं आती, क्योंकि जब ये अनाउंसमेंट आई थी तब थोड़ा गिरा था, पर जैसे ही कोविड वैक्सीन आएगी उस समय थोड़ा सा गिरेगा, पर मोर ओवर स्टेबल रहेगा, क्योंकि सोने का दाम ज्यादातर देखा जाता है कि जब एक लेवल पे पहुंच जाता है तो बहुत ज्यादा नहीं गिरता, पर क्योंकि अभी बहुत पीक पर है और ज्यादातर निवेश उसमें हो रहा है तो थोड़ी गिरावट आएगी वैक्सीन आने के बाद, लेकिन वैक्सीन आने से पहले मुझे नहीं लगता कि गिरावट आएगी। दूसरा सवाल जहां पे स्टॉक मार्केट्स का है, स्टॉक मार्केट्स में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है क्योंकि स्टॉक मार्केट्स एक हाई लेवल पर है और हम करेक्शंस देख सकते हैं आने वाले समय में। एंड यामिनी, दिस टाइम probably because of the COVID, we have seen that for the first time in the digital space, there has been a lot of shopping of jewelry online. How do you view that? Because jewelry is something very sensitive, and investment in gold is a very sensitive issue, especially in a gold guzzling country like ours, where consumers are very fond of gold. Online jewelry shopping has been a rare phenomenon, but picked up recently after COVID. Yes, there have been auspicious occasions like Dhanteras and others where people buy primarily, as a part of an auspicious activity. Also with festivities, a lot of people buy it as a part of savings. Then because of marriages, a certain set of investments are made. Besides that, gold always has had been a certain amount of an investment portfolio in all Indian families. Yes. From all levels. Yes. So it is not defined on income levels. Every income level puts in some amount of money on gold. So online, again, is primarily an investment because it is COVID and people would like to have some amount of investments going into gold as part of their portfolios or as part of the investments which are likely to return good results. यहाँ पर हम श्रोताओं को एक विराम लेना चाहेंगे। विराम के बाद हम आपसे फिर से संपर्क करेंगे क्योंकि कई श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, विशेष रूप से दिल्ली से सतीश जी और अन्य सभी श्रोता फोन लाइन पर आप बने रहें। विराम के बाद हम आपसे बातचीत करेंगे। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पानी यूं मत डाले जाओ, ऋतु देख के फसल उगाओ। सिंपल है छोटे, कि अपने लक्ष्य को दिमाग में रख कर इन्वेस्ट करना सीखो, पैसा ऐसे ही मत लगाते जाओ। ओ, तो ये बात है। हाँ छोटे, अगर पढ़ाई के लिए या किसी की शादी के लिए जोड़ना है रुपया तो उसी हिसाब से तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना भैया। बड़े भैया। हाँ छोटे। भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में।
देश के विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में खरीफ सत्र 2020-21 के लिए धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। कल तक 281,28,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद हो चुकी थी, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 233,89,000 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अभी तक 20% से अधिक धान की खरीद हो चुकी है। कुल खरीद में पंजाब का योगदान सर्वाधिक 69.73% है। अब तक की खरीद से 24,14,000 से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत धान की खरीद पर इन किसानों तक 53,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि पहुंच चुकी है। और दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर काफी देर से धैर्य के साथ बने हुए हैं सतीश कुमार। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सवाल पूछिए। जी नमस्कार जी मनोज जी। नमस्कार। मैं अभी वो लालिमा जी ने पूछा था मैडम से एक सवाल कि क्या हमारे देश के अंदर जो फिक्स डिपॉजिट पे रेट है इंटरेस्ट रेट वो विदेशों से कम है या ज्यादा है, तो मैडम ने बताया था कि भाई वो उससे ज्यादा है। तो मैडम मैं आपको बता दूं, जो हमारे देश में जो सारे बैंकों में जो जमा पैसा है ना, वो 77% पैसा गरीब लोगों का फिक्स डिपॉजिट में है और सिर्फ 23% ही पैसा है जो बिजनेसमैन लोगों ने कर रखा है। ये सवाल आप पूछिए। मेरा सवाल मैं आपको बताता हूँ, और जैसे आप बोल रहे थे ना कि भी विदेशों में कम है और हमारे देश में ज्यादा, तो मैडम जो विदेशों में जो बैंकों में जो ट्रिलियनों में जो जमा राशि है ना बैंकों में, जितनी हमारे देश के अंदर इकोनॉमी ना 3 ट्रिलियन। अपना सवाल पूछें मेरा सवाल ये है कि मैडम वहाँ पे जो बैंकों में जो जमा पैसा है ना वो कंपनियों का है, बिजनेस कंपनियां है ना उनका। मैं समझता हूँ आपका सवाल बहुत नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं। श्रोताओं से आग्रह है कि वो अपना सवाल हमसे पूछा करें, हमारे विशेषज्ञों के साथ सवाल पूछें। वो हमारे लिए कह लें कि कार्यक्रम की मर्यादा के लिए बेहतर रहता है और हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो आपके सवालों के अनुसार आपको जवाब उपलब्ध कराया करते हैं। खबरों का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं और श्रोताओं को सूचना देना चाहेंगे कि कल 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। सम्मेलन की मेजबानी रूस कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शिखर सम्मेलन में वर्चुअल तरीके से सम्मिलित होंगे। इस बार का विषय है वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और सतत विकास। ब्रिक्स की 12वीं शिखर बैठक के दौरान बहुपक्षीय प्रणाली के सुधार सहित वैश्विक संदर्भ में अंतर ब्रिक्स सहयोग और अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। वर्तमान समय में कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के उपाय पर भी विचार विमर्श होगा। आतंकवाद का मुकाबला, व्यापार, स्वास्थ्य, ऊर्जा तथा लोगों के आपसी आदान प्रदान जैसे विषयों पर आपसी सहयोग के बारे में चर्चा की जाएगी। भारत ब्रिक्स देशों के संगठन की अध्यक्षता करेगा और 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। एंड नाउ वी आर जॉइन्ड बाय भूत सिंह फ्रॉम दिल्ली। जी हेलो। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, सवाल पूछिए। सवाल यह है कि आरबीआई के आदेश हैं कि ब्लाइंड को चेकबुक और एटीएम दिया जाए। हाँ हेलो मैडम, सुन रही हैं? हाँ जी। तो बैंक में जाते हो तो बैंक वाले मना कर देते हैं ब्लाइंड को ये चीजें उपलब्ध कराने के लिए। Oh, I think there is a similarity of questions from our visually challenged listeners. Hello. जी, अगर आरबीआई की डायरेक्शंस हैं तो हर एक बैंक को वो प्रोवाइड करना जरूरी है, पर जहां तक मेरी जानकारी है कुछ एटीएम्स में क्योंकि ब्लाइंड्स के लिए बेनिफिट नहीं होता कि वो डिजिट्स को पहचान पाए, तो हो सकता है वो एटीएम कार्ड्स नहीं दे पा रहे हों। पर अगर आरबीआई का सर्कुलर है तो बैंक को आपको एटीएम देना जरूरी है और हर एक खाता धारक को एटीएम की सुविधा देनी जरूरी है। पर इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, मैं पता करके जरूर बता सकती हूँ। जी। And now let's take a look at the oil prices. Well, oil prices today climbed, recouping some losses from the previous session as new data showed a rebound in Chinese and Japanese economies. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $43.60 per barrel, while WTI crude prices were around $41 per barrel. Your comment on this, Yamini, because this seems like a double-edged sword. When the prices go up, we have a different take. When they go down, we think the economy is down. So either way, we are a bit confused. Please clarify. Well, oil prices being at a lower level obviously benefit us primarily because it is one of the important input costs for us and has an impact on the overall inflation. But
when we look at the overall perspective from the world markets and we want to see whether the economies are likely to bounce back and come back in their recovery phase, oil prices are a good indicator. So as the oil prices are going back to the levels where they were, it does indicate that most of the economies are recovering and people are bringing back their businesses into the market. डॉक्टर यामिनी, चीन से और जापान से जो आर्थिक आंकड़े आ रहे हैं और यानी उम्मीद ये की जा रही है कि वहां कह लें कि अर्थव्यवस्था पटरी पर आने लगी है, इसके साफ साफ संकेत दिख रहे हैं। इन आंकड़ों को किस हद तक भरोसेमंद माना जाए और जो अर्थव्यवस्था में प्रगति का चक्का है वह कितना तेज चलता आप आंकलन कर रही हैं? जी देखिए, चीन को इस कोविड की वजह से कुछ फायदा हुआ है एक्सपोर्ट्स के अंदर, क्योंकि जहां पे लॉकडाउन हुए थे वहां पे जो मैन्युफैक्चरिंग की रिक्वायरमेंट थी या जो प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट थी वो काफी हद तक चीन मार्केट में शिफ्ट हुई हैं, जिसकी वजह से उनको एक्सपोर्ट्स का फायदा हुआ। अब वहां पे वो कंट्रोल भी कर पाए पेंडेमिक को, जिसकी वजह से उनकी ओवरऑल जो इकोनॉमिक रिकवरीज है वो ठीक रही हैं। बहुत अच्छी नहीं रही, जिस लेवल पे थी उतने पे नहीं है, पर बेहतर रही हैं। जहां तक जापान की बात है, वो भी एक अच्छी रिकवरी दिखा रहा है, जो ओवरऑल माना जा रहा है कि वर्ल्ड मार्केट्स के अंदर फायदा करेंगी, खासतौर पे क्योंकि अब चीन का एक काफी पोर्शन है जो वर्ल्ड जीडीपी पे कंट्रीब्यूट करता है और उसकी डोमिनेंस एक्सपोर्ट्स मार्केट में और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ओवरऑल इकोनॉमिक रिकवरीज में। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और ये खबर खादी सेक्टर से है। त्योहारों के इस मौसम में खादी उत्पादों की रिकॉर्ड बिक्री के कारण खादी कारीगरों को काफी लाभ मिला है। नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित प्रमुख खादी इंडिया आउटलेट में 2 अक्टूबर से मात्र 40 दिन के अंदर यानी अब तक खादी की एक दिन में हुई बिक्री का आंकड़ा 4 बार 1 करोड़ रुपए को पार कर गया। खादी के इस वितरण भंडार में 13 नवंबर को कुल बिक्री 1 करोड़ 11 लाख रुपए पहली बार हुई थी, जो उसके बाद से लगातार 3 बार और 1 करोड़ से अधिक का आंकड़ा हुआ है। यहाँ पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे यामिनी जी, जिस तरह से खादी का कह लें एक स्टोर का ये आंकड़ा है, क्या आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और बढ़ेगा? बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी। मेरे ख्याल से एक अच्छा आंकड़ा है, बढ़ना चाहिए जहां तक मेरा ख्याल है। I think it also backs the Prime Minister's vocal for local. निर्भर भारत and vocal for India. That's right. बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से डॉक्टर यामिनी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद। And now let's take a look at the headlines again. Well, global stocks log gains as recent strong corporate earnings and hopes of a COVID-19 vaccine bolstered investor sentiment, and oil prices climb amid signs of economic recovery in China and Japan. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalema Aneja Dang, and my co-anchor Manoj Pathak bidding adieu. Namaskar. Market Mantra.